इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात भाग 4। इसमें हम कुदाल और हल के बारे में पढ़ेंगे। जो गांव में है कुदाल के बारे में जानता है, जो गांव में रहा वो हल के बारे में जानता है। तो आजकल हल नहीं चल रहा है, आजकल हर चल रहा है। हर मतलब ट्रैक्टर में लगने वाला हर। हल का मजा अलग होता था, हर का मजा अलग होता है। और ट्रैक्टर वाला आया, सब रौंद के चला गया। उसमें मजा क्या था? जब आदमी बैल पे पाला बांध के जब हर लगाकर खेत जोतते थे, लोग खेत की सिंचाई करते थे, तो उस समय एक गीत गाया जाता था। तो वो गीत हर लोग गाते थे। खटिया बिनने से लेकर कुदाल चलाने के समय तक एक गाना गाया जाता था। इससे एक अंदर से एनर्जी मिलती थी। आजकल कुदाल चलाने के लिए बोला जाए तो लोग जबरदस्ती जाएंगे, घाव घाव चलाकर फिर चले आएंगे। अरे भाई, उससे क्या होने वाला है? हमने गांव में देखा है कि जब भी कोई, हमारे चाचा से ले लो, हमारे घर पापा को तो नहीं आता था, चाचा को देखे तो जब भी कुदाल चलाते थे तो एक कुछ ना कुछ भुनभुनाते रहते थे। और बाकी लोग को भी गांव पर देखे थे तो अलग प्रकार के वो गीत गाते थे। हमें कभी सिखाया नहीं गया, नहीं बताया गया कि उसका मतलब क्या होता है, लेकिन इतना पता था कि वो खेत जोतने के समय, कुदाल चलाने के समय, सब्जी बोने, लहसुन बोने, इन सब खेत मतलब खेती के हर काम में अलग अलग प्रक्रिया का मनोरंजन था उसमें। तो आपको तो अब ये जानना भी अब नहीं हो सकता है, क्योंकि ना हल चल रहा है। अब अधिकतर जगह पर तो कुदाल भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब कुदाल की जगह पर भी मशीन आ गया है। वो ऐसा मशीन के खेत में साइड से चलाइए और मिट्टी अपने से एक डनेर पर भरते जाएगा। और कुदाल का काम क्या होता है? कुदाल का काम इतना ही ना, मेड़ बनाना, चाहे कहीं से काटना, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कुदाल का इस्तेमाल आजकल ज्यादा हो रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, कुछ कोरने के लिए, उठाने के लिए, वैसे चीज में। तो अब जानते हैं कुदाल और हल खेती बाड़ी का सबसे बढ़िया साधन था उस समय, उस जमाने में। 1790 के बाद से लेकर 1999 तक, 1999 नहीं, 2010 तक एक कुदाल और हल ये सबसे बढ़िया साधन था खेती बाड़ी करने का। हमने करीब करीब 2008 के बाद ही गांव में ट्रैक्टर का आवाजाही देखने लगे, बहुत ज्यादा ट्रैक्टर दिखने लगा। वो भी पहले महिंद्रा का दिखता था, लाल लाल होता था, खुला ओपन बॉडी, एक हर लाएंगे, उसके पीछे हेंगा लगाकर ये लोग सब खेत बराबर करके चले जाते थे। लेकिन अब तो भैया थ्रेसर आ गया, रोटरी आ गया, तुरंत खेत जोतो, बराबर कर लो, बोते रहो। लेकिन वो उर्वरता नहीं आ पाती है जो पहले आती थी। लेकिन आजकल हाइब्रिड बीज है, आसानी से कुछ भी बोया जा सकता है, आसानी से कम पानी में भी सिंचाई हो सकता है, कम पानी में भी पैदावार किया जा सकता है। ये सब तकनीक के वजह से आजकल हम लोग खेती कर रहे हैं। पहले लोग तकनीक का नहीं, पहले हमारी पारंपरिक धरोहर जो थी, पारंपरिक जो हमारी मशीनें हो गई, उसका इस्तेमाल हम लोग करते थे। तो पहले तो हल भी नहीं, कुदाल का ही इस्तेमाल होता था केवल। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीन से हटाकर, अब बंगाल की जमीन से हटाकर सूखे अंचलों पर और अस्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं। अब झूम कृषि क्या होता है? झूम कृषि मतलब कुछ समय यहाँ खेती किए, फिर वहां से काट कूट के दूसरे जगह पर चले गए, फिर वहां पर खेती किए, फिर तीसरे जगह पर, फिर चौथे जगह पे, मतलब घूम घूम कर खेती करने को झूम खेती कहा जाता था, झूम कृषि। ठीक है। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए। मतलब समझना यहाँ पर कि जब परिवर्तन हुआ तो उन परिवर्तनों से देखेंगे जब कृषि क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के सीमाओं के बाहर की ओर में जब विस्तार होने लगा, तो उससे आया हमारे पास सब टेक्नोलॉजी। ऐसा बात नहीं था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके, राजमहल कौन सी बात कर रही है? ये राजमहल अभी इधर का ही बात है, उत्तर भारत का ही बात चल रहा है। तो राजमहल की पहाड़ियों के इलाकों में स्थित जंगल और चारागाह तथा अर्थव्यवस्था में समा गया। ये सब चीज अर्थव्यवस्था में समा गया, चाहे जंगल हो, चारागाह हो, राजमहल हो, चाहे कुछ भी।
क्योंकि अगर अकाल पड़ता है तो देखते हो ना, बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य भी खत्म हो जाता है। अकाल पड़ता है तो राज्य में त्राहिमाम मचने लगता है। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न होते आए हैं, सब देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर चालू करेंगे कि राजमहल की पहाड़ियों में क्या बात है। राजमहल की पहाड़ियां समझना कि पहले के राजमहल उसी जगह पर बनाए जाते थे जहां पर पहाड़ हो, पहाड़ के नीचे पूरा जंगल हो, जंगल के ऊपर ही इलाके में एकदम बढ़िया सा उन लोगों का भव्य महल बना दिया जाता था। और पानी ले जाने के लिए तो नौकर चाकर हिले थे, उनका तो काम ही था भैया पानी ले जाओ। और क्या साइंस था, ऐसे जगह पर नलके लगाए जाते थे जहां पर पानी हो, ऐसे जगह पर भवन बनाए जाते थे जहां पर स्थिरता हो, और बहुत सारे प्रकार के अलग अलग मतलब तरीके से वहां पर नए नए तकनीक। उस समय तो खगोल शास्त्र होता था ना, तो खगोल शास्त्री का इस्तेमाल करके पूरा काम किया जाता था। आजकल खगोल शास्त्र किसको याद है, पूरा तो याद नहीं है। आजकल तो पता नहीं ये सब भविष्य देखने वाला कितना कर्म कांड कर रहा है। आजकल इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया के हर आपको जीवन साथी मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसके लिए हमारे से संपर्क करें। अरे यार जीवन साथी छोड़ने यार, जीवन बनाने की बात कर। आपको बढ़िया पति मिलेगा, आपको बढ़िया मेहरारू मिलेगी, पत्नी मिलेगी। आज उसी पर हर एस्ट्रोलॉजर लगा हुआ है कि ये करने से वो मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा। हमें एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि ये होगा, वही हुआ, वो सब नहीं हुआ। लेकिन ये सब गलत बात होती है। कभी भी अपना भविष्य किसी से दिखाना नहीं चाहिए। अरे भविष्य में होगा तो होगा, देखा जाएगा यार। जो अभी कर रहे हैं वही करेंगे। एकदम सीना ठोक के बोलो कि जो अभी कर रहे हैं वही करेंगे, जाओ हटो यहां से। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, शुरुआती सालों में बुकानन के राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया गया था। कहां पर? बुकानन के इलाके में जाओगे तो वहां पे एक राजमहल है, उसकी दौरा किया गया था। किसके द्वारा? कोई गया होगा दौरा करने के लिए, घूमने के लिए, चाहे देखने के लिए। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियां अभेद्य लगती थी। अभेद्य मतलब आप कितना भी हमला कर लो उस किला पे, आप जीत नहीं हासिल कर सकते हो, आप जीत नहीं सकते हो। मतलब वो अभेद्य है, उसको आप भेद नहीं सकते हो। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे, बहुत कम लोग। क्यों? बुकानन जहां कहीं भी गया, समझना यहां पर, बुकानन जहां कहीं भी गया, मतलब किसी आदमी का नाम है, ये कहीं भी गया वहां उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। मतलब जहां भी गया वहां के निवासियों का व्यवहार हमेशा दुश्मन के जैसा पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे, मतलब एक शक करते थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरण में तो यह बात सामने आ जाता है कि अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। यहाँ पर समझना, कई उदाहरण वैसा दिया गया है कि अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। अब बात सही है कि नहीं सही है ये नहीं पता, लेकिन बुकानन जहां भी जाएगा लोग उसको एकदम घूर घूर के देखेगा, रे एकदम मन में बोल रहा है ये हमारे देश को बर्बाद करेगा, हमारे इलाका को छीनेगा। ऐसे प्रकार के वो लोग इंप्रेशन देते होंगे, मेरे आशा के अनुसार, मेरे सोचने के अनुसार। क्योंकि अगर हम किसी को दुश्मन के भाव से देख रहे हैं तो हमारे लिए कभी दोस्त बन ही नहीं सकता, वो हमारे लिए दुश्मन ही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जीवन में कभी उसने ऐसे समय पर मदद किया जिसपे कोई नहीं कर पाया, तो उससे बढ़िया दोस्त कोई नहीं। दोस्ती ऐसी यार जो सुख दुख में काम ना आवे कोई बात नहीं, दुख में साथ देना चाहिए। सुख में साथ खड़ा हो या ना हो, दुख में साथ हो पाए, वैसे मित्र आप बनाए, सिंपल है। ये पहाड़ी लोग कौन थे? बात यहां पर चली आ रही है कि ये पहाड़ी लोग कौन थे, वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे, शक क्यों कर रहे थे। बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालात थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी, जहां जहां उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े कर देती है, किंतु यह हमेशा
हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। सवाल तो पैदा कर सकती है लेकिन उत्तर देने में मदद नहीं करती है इनकी डायरी। इसकी बुकानन की डायरी हमें प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा दिमाग में भर देता है कि मस्तिष्क में प्रश्न पूछो, लेकिन जवाब उसका क्या होगा ये नहीं पता चलता है। अब जवाब पता चलेगा जब यहाँ के लोग फिर से जाएंगे, मुआयना करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, तब। वैसे ही होता है। देखो आप यहाँ पर कि उसकी यह डायरी जो थी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती थी, थोड़ा देर के बारे में बतलाती थी, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्ड की ओर मुड़ना होगा। थोड़ा थोड़ा समय का बात ही डायरी में मालूम चलता था, लेकिन अगर हमें पूरी जानकारी चाहिए तो इतिहासकारों का रिकॉर्ड के तरफ हमें मुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वही एक विकल्प है जिसकी वजह से हम कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यदि हम 18वीं शताब्दी के प्रवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करते हैं, चाहे करें, तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियां क्यों कहा जाता है। अगर हम 18वीं शताब्दी के जब शुरुआती राजस्व अभिलेख थे उसको जब पढ़ेंगे तो इतना मालूम चल जाएगा कि पहाड़ी लोग थे कौन। सीधा बात है, पहाड़ी लोग कहा किसको जाता है। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। राजमहल के पहाड़ी जितना भी होता था ना उसके इर्द गिर्द रहते थे, इसलिए उसको राजमहल के पहाड़ियां भी बोले जाते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे। जंगल में फल वगैरह जो भी हो जाए उससे काम चल जाता था और झूम खेती किया करते थे। जहां जहां मन करे खेती कर लिए, नहीं किया छोड़ो यार, जानवर पकड़ के खा लेंगे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झोपड़ियों को, यहाँ पर समझना कि जंगल के छोटे छोटे हिस्सों में झाड़ियों को काट कर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास, मतलब राख में पोटास होता है, तो राख की पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़ियां लोग अपने खेलने चाहे अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। मैंने यहाँ पर खेलने क्यों बोला, ऐसे खाने लिखा है लेकिन खेलने मैंने बोला क्योंकि हर चीज में एक खेल है, जीवन ही खेल है। तो एक खेल समझ के जीवन को खेलोगे ना, रिस्क, तो रिस्क ऐसा लो, अगर रिस्क लेकर आप जीत जाते हो तो आपका परिवार वाला खुश हो जाएगा, अगर रिस्क लेकर हार जाते हो तो पड़ोसी खुश हो जाएगा। तो पड़ोसी खुश तो रिस्क लेकर हार गए हो, घर वाले खुश तो रिस्क लेकर जीत गए। ये सबूत है भैया आजकल जानने का। तो हर चीज में खेल लाओ, समझ रहे हो ना। और खाने के लिए तरह तरह की दालें, ज्वार बाजरा राई सब उगा लिया करते थे, जिससे उनका पेट वोट भर जाता था। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे, मतलब थोड़ा सा वो नहीं कोर लिया जाता है तो कोर लेते थे, और कुछ वर्षों तक उस सफाई की गई जो जगह थी, जमीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे कि उस जमीन में खोई हुई उर्वरता जो थी ना फिर से उत्पन्न हो जाती थी और बढ़िया से इन लोगों का खेती बाड़ी चलता था। अब देखो यहाँ पर बुकानन कौन था, तो फ्रांसीसी बुकानन फ्रांस का रहने वाला था। तो फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था, मतलब एक तरीके से वो डॉक्टर था। कौन था? डॉक्टर था, जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से लेकर 1815 तक था, ठीक है, कार्य किया था। इतना समय तक वो कार्य किया, कोई कम समय नहीं होता है। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वलेजी का शल्क चिकित्सक रहा। शल्क चिकित्सक मतलब क्या होता है? उसका साथ रहने वाला नहीं होता है हेल्थ मिनिस्टर, वैसे ही वह शल्क चिकित्सक था कि हमेशा सलाह देना, साथ में रहना, वैसा। कलकत्ता, आज वर्तमान में उसको कोलकाता बोलते हैं। तो कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की। बहुत बढ़िया बात है भैया, कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना की, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाता है, कहलाया भी। आज भी कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर तो है ही। वे थोड़े समय के लिए वनस्पति उद्यान के
प्रभारी रहे थे और बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इर्द गिर्द में जितना भी जगह आता था उस भूमि का सर्वेक्षण किया और 1815 में वह बीमार हो गया और इंग्लैंड चला गया और अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद में, उनकी माता मर गई तो मरने के बाद उनकी जायदाद, उनकी संपत्ति के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन, तो हैमिल्टन को अपना लिया और उसके बाद ये अपना कार्यभार संभालने लगे थे, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। तो भारत के लिए चलो भैया अच्छा काम किए कि कलकत्ता में एक चिड़ियाघर बनवाया, कलकत्ता का सर्वेक्षण किया, लूट कर नहीं ले गया भैया। तो जो लूट कर नहीं ले गया हमारे लिए बनिया, हमारे लिए देवता, और जो लूट के ले गया हमारे लिए राक्षस। तो जो भी लूट कर ले गया एक न एक दिन तो उसको देना ही है भैया, चाहे आप किसी माध्यम से दो, लेकिन आपका देखने दिन आएगा। अरे धरती गोल होता है, एक न दिन आएगा। धरती केवल काम को पूछता है, मतलब ही होता है बस। आज आप धरती को अच्छा दोगे तो धरती भी आपको बढ़िया चीज देगी। अगर आप धरती का सब चीज खनन कर रहे हो, पूरा तबाही मचा रहे हो, तो एक दिन धरती भी बोलेगी अच्छा बेटा रुक जा। तो एक के बार तूफान आएगा, सब कोई उसी में समा जाएगा, काम खत्म। अब देखो लोग जंगल में झूम खेती किया करते थे, तो कुछ समय चले जाएंगे तो उर्वरता फिर जमीन की वापस आ जाएगी। उन जंगलों से पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। महुआ का फूल शहर में रहते हो तो नहीं जानते हो, लेकिन गांव में रहते हो तो महुआ के बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि महुआ रोज सवेरे चूता है। रोज सवेरे हमें जाकर बिनना पड़ता है 4 बजे करीब में। 4-5 के करीब में जाओगे तो महुआ मिलेगा, लेकिन 3 और 2 के बीच में कभी मत जाना। 2, 3, 3-4 के बीच में कभी महुआ के पेड़ के पास मत जाना। रात को 12 बजे भी मत जाना, क्योंकि गांव के इलाके में महुआ का पेड़ होता है। महुआ के पेड़ के नीचे जाओगे तो आपको बढ़िया से भूत प्रेत देखने को मिल जाएंगे, और सामना हो गया तो बबुआ जान बहुत हालत खराब हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए 4 बजे के बाद ही जाओ महुआ के पेड़ के सामने। अकेले मत जाओ, झुंड बनाकर जाओ। 2-3 तो जाओ ही, अकेले कभी मत जाना। बेचने के लिए रेशम के कोया, समझना यहाँ पर, इन लोगों को महुआ मिल जाता था। बेचने के लिए रेशम का कोया मिल जाता था, मतलब पूरा जिससे रेशम बनाया जा सकता है। और राल और काठकोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। राल बनाते थे, लंबा लंबा बनाते थे, और कोयला बनाते थे लकड़ी का। इसके लिए सब इकट्ठा उनको करना पड़ता था। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते थे या पड़ती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी, वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। जो छोटे छोटे देख लो, इधर जितना घास वगैरह है, इधर घास वगैरह है, इधर झाड़ी हो गया है, तो ये सब पशुओं के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये तस्वीर आप देखना, तस्वीर है 10.8। ये तस्वीर देखने से हमें क्या समझ में आता है? एक किसान है, झोपड़ी बना हुआ है, अपना अपना सब झोपड़ी बनाए, सामान बनाए, इधर मचान बनाकर रह रहे हैं, उधर पर रह रहे हैं, इधर रह रहे हैं, पूरा जंगली इलाका है, खरपतवार खाते होंगे, यही सब ना। तो ये समझना, इसके तस्वीर को देखकर यहाँ पर क्या लिखा गया है कि राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र जो 1782 में विलियम होजेज द्वारा चित्रित किया गया था। विलियम होजेज एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा 1772 से 75 के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था, ठीक है, और वहां से भारत आया था। तो दूसरी की बात, जब प्रशांत यात्रा कर रहा था प्रशांत महासागर की, उसके बाद भारत आया, क्योंकि प्रशांत महासागर से आप डायरेक्ट निकलोगे आगे तक तो हिंद महासागर आ जाएगा, और जब हिंद महासागर में आ जाओगे तो हिंदुस्तान में आ जाओगे। ऐसे हिंद महासागर बहुत बड़ा है, इंडियन ओशियन आपको पता ही है कितना बड़ा है। ऐसे प्रशांत महासागर से बड़ा नहीं है, क्योंकि वो सबसे केंद्र में पड़ता है, उसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं। चलिए, अभी यहाँ पर भूगोल तो पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी यहाँ पर इतिहास है, तो इतिहास की बात कर लेते हैं। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अलग है, नहीं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आगे देखना
कि जो 1782 की बात चल रही थी वो भारत आ गया, और 1781 में भागलपुर के कलेक्टर, किसके, भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड, तो क्लीवलैंड का मित्र बन गया था। तो उस समय के भागलपुर के कलेक्टर जो थे उनका मित्र बन गया, ऑगस्टस क्लीवलैंड के मित्र बन गया। तो क्लीवलैंड ने उनके नेतृत्व पर होजेज 1782 में, कब, 1782 में उसके साथ जंगल महालों के भ्रमण पर गया था कि जंगल की भ्रमण करवा कर लाते चलो। वहां जाने के बाद, जंगल में जाने के बाद, तो होजेज ने कई एक्वाटिट तैयार किए, मतलब कुछ पर्ची वगैरह अपना तैयार किया। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह ही होजेज ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्य की खोज की, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य बनाया। उस समय के चित्रोपम क्या, दृश्यों के खोजी कलाकार जो दृश्य बनाते थे, स्वच्छंदतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे भैया। एकदम जो भी हो साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी, किसकी, प्रकृति की पूजा की जाती थी, और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी कि भैया इतनी इतनी सुंदरता है, शक्ति है, उनकी शक्ति और सौंदर्य की प्रशंसा। लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट पता नहीं कैसे पगलाया कि पूरा का पूरा लूट डाला इन लोगों की शक्ति और सौंदर्य को। लेकिन तस्वीर पर आते हैं रूमानी कलाकार। अब रूमानी से जो आया था, रूमान उसको बोलते हैं, तो रूमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्राकृतिक से संलाप संबंध बनाने के लिए, प्राकृतिक से संलाप संबंध मतलब मेल जोल करने के लिए, बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए। अगर इसका फोटो बढ़िया बनाना है तो आपको इतना नजदीक प्रकृति के रहना पड़ेगा कि आप उसको समझ सको। जब तक आपको पेड़ पौधा जंगल से प्यार नहीं होगा ना, आपको कला से प्यार नहीं होगा, तब कुछ नहीं कर सकते हो। टीचिंग कर रहे हो तो जब तक आपको पढ़ने से प्यार नहीं होगा, समझाने से प्यार नहीं होगा, जब तक अपने पढ़ाई से प्यार मोहब्बत नहीं हो जाए, तब तक आप किसी को सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते। ये मेरा मानना है। और अपने ग्राम गीतों, मौलाना मैंने गांव पर के लोग गीत गाते थे, हर चीज में गीत होता था जी। चरखा में गीत, ढाका छठी बेरी कुछ भी बनाता था गीत, घर बनता था गीत, शादी फंक्शन श्राद्ध मुहनी सब में गीत, बढ़िया बढ़िया गीत लोग गाते थे। आज भी चलता है, बिहार के बहुत सारे इलाके में चलता है, ग्रामीण इलाके में जाओ मजा आ जाएगा। तो अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करें और आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो। अज्ञात भूदृश्य को खोजें और छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाएं। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में ही, प्रकृति का जो ये रहस्य था, इसी रहस्य के खोज में ही होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। उसे समतल सपाट भूखंड, समतल बराबर भूखंड नीरस लगे, बहुत अच्छा लगे, जबकि विविधता पूर्ण ऊंची नीची ऊबर खाबर जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए थे। जब ऊपर गया तो उसको एक सुंदरता का दर्शन हुआ, क्योंकि ऊबर खाबर ऊंची नीची जमीन में भैया इतना बढ़िया राजमहल। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्य को भयंकर तथा उजार उपद्रवी जंगली लोगों का निवास स्थान मानते थे। समझना यहाँ पर कि अधिकारी लोग, उपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर मानते थे, उजार मानते थे, उपद्रवी मानते थे, जंगली मानते थे, जंगली लोग का विनाश स्थल मानते थे, वे दृश्य होजेज की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सब हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिए, वही फ्रांस का आने वाला होजेज, उसको उसके चित्र में दिखता है कि भारत कितना सुंदर था, भारत का हर चीज कितना सुंदर था। लेकिन सत्ता के भूखे, अपने नशा के चूर में चूर, मगनचूर, यहाँ के शासक वर्ग, गुलामी के दल्ले दलाल, जिसने चंद पैसे कमाने के लिए हमारे भारत को गुलाम बनवा दिया। तो ऐसे गद्दारों को हम क्यों आगे बढ़ने दे भैया? इन गद्दारों की वजह से ही तो हमारे देश पर लोग काबू कर पाए। नहीं तो औकात थी किसी की भैया कि भारत में आकर हमला कर दे।
लेकिन सत्ता की भूख ने ही हमें मिटा कर रख दिया था। आज भी वही चीज चल रहा है, इसीलिए मैंने कसम खाया कि सत्ता का भूख लोगों के मन से मिटा देंगे, नहीं तो लोग को मिटा देंगे। प्रण ऐसा करो, दृढ़ संकल्प करो कि तुम्हारे सामने कोई नहीं, और कोई नहीं का मतलब कोई नहीं, फिर कोई खड़ा नहीं होगा। ये एक जुनून होना चाहिए शरीर के अंदर। तो ये जुनून कैसे आता है? बलिदान से आता है, तपस्या से आता है। तो बलिदान करो, तपस्या करो, बहुत चीज सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा। यहां से शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये तस्वीर के बारे में बता देते हैं, ठीक है? तो तस्वीर बताता है विलियम होजेज द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य है। यहाँ आप जंगल से ढकी हुई निचले पहाड़ियां और ऊंची चोटी भी देख सकते हैं, जो कहीं भी वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं है। ये पहाड़ी 2000 फुट से ऊंची नहीं है। बीच में खड़ी दुरूह पहाड़ी जो है, बीच वाला पहाड़ी, दुरूह पहाड़ी दिखलाकर होजेज उनकी दुर्गमता पर बल देना चाहता है कि भैया दुर्ग मतलब क्या? ये जो बनावट है कि ऊपर चोटी चल गया तो उसके नीचे वाला जितना पहाड़ी रहेगा उसको सपोर्ट करेगा। भैया तू उतना ही लंबा रहो, हम तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, नीचे से तेरे को हिलने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। उस बात का यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो समझो कि आपका एक नेता आगे बढ़ रहा है तो आप उसका सपोर्ट बनो। भाई तू देश में विदेश में हमारा नाम रोशन कर, हम तुम्हारे साथ है बस। लेकिन सत्ता के भूखे कर्मकांड लोग ये नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि सबसे घटिया मेंटेलिटी के लोग वही होते हैं जो अच्छा को भी गलत बोल देते हैं। तो उनको हम गाली देने में सोचते भी नहीं है, बहुत मन चर के गाली दो। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद्य बटोरने वाले, ठीक है? सबसे पहले शिकारी, झूम खेती करने वाला, खाद्य सामग्री को बटोरने वाला, कटकोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़ी लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। देखिए मैंने ऊपर से आपको सस्पिशन लाकर रखा कि ऊपर महल बना था, लेकिन महल की बात नहीं होती है, महल की बात नहीं होती है। यहाँ पर पहाड़ की सुंदरता के बारे में बताना चाहता हूं कि लोग कैसे अलग अलग काम करने वाले लोग हुआ करते थे जो पहाड़ के इर्द गिर्द रहते थे। मतलब उनकी जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है। तो इसी को हम पहाड़िया लोग बोलते हैं। जो पहाड़ी के इर्द गिर्द रहते हैं वही पहाड़ी लोग कहलाते हैं। इतना सच है। लेकिन राजमहल की बात भी सच है, बहुत सारे जगहों पर पहाड़ी के ऊपर भी राजमहल बनाए गए हैं, आगे हम पढ़ेंगे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे। कौन? जितने भी जंगल के लोग थे पूरे प्रदेश को मानते थे कि अपने हैं, हमरे हैं, बाकी किसी का नहीं है। और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। सही बात है। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे और उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे। क्या चीज? मुखिया लोग जो थे अपने दल, अपने यूनिटी में एक स्थिरता, एकता बनाए रखते थे और आपसी लड़ाई झगड़े निपटा लेते थे, चाहे अपनी झगड़ा को छोड़कर भलाई का काम करते थे। और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे और दे दनादन मारो उसको, मुआ डालो साले को। अपना राज्य जीतना चाहिए, अपना हारने का नहीं, बाकी मार के मुआ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़ियां लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। तो जो किसान अपने जगह पर बसकर खेती करते थे उन पर ये लोग हमला कर दिया करते थे। तो हम यहाँ पर पहाड़ी लोगों की ही बात कर रहा हूं। तो पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण जो था ना, जो किसान पर किया करते थे, ज्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव हो चाहे अकाल, तो अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए किए जाते थे। मतलब जंगल में अकाल पड़ जाता था तभी किसानों पर हमला किया जाता था कि भैया कुछ तो दे दे खाने के लिए, रे भैया कुछ तो दे दे, बस इसी सोच से लोग हमला कर देते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। खाना तो लूट ही लिए, अपनी ताकत दिखाने का भी तरीका था इन लोगों का। और इसके अलावा ऐसे आक्रमण
बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किया जाता था कि भैया ठीक है, बाहर में मिल गए तो मिल गए, संबंध बन गया तो अपना सब राज्य मिल जाएगा। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर, खिराज मतलब क्या, खैरात, तो खैरात देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। कितना रुपए ले लो, अशांति रखना कि मेरा माल आ जाए, आप सुरक्षा कर देना उसकी बात का। इसी प्रकार की यहाँ पर बात चली आ रही कि व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु तो उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे, कि रास्ते का पैसा दिया करते थे, टैक्स। उस समय टैक्स बोल लो, लेकिन हिंदी में पथकर बोलते थे कि उस पर आने जाने का खर्चा। जब ऐसा पथकर पहाड़ियां मुखियाओं को मिल जाता था तो वे बाजारियों चाहे व्यापारियों की सुरक्षा करते थे। पैसा मिलेगा तो सुरक्षा तो करबे करेंगे, और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा, कोई भी उनके माल को, सामान को नहीं लूटेगा। ये भैया वचन हो जाता था, समझौता हो जाता था। इसी प्रकार हम बात कर लेंगे तो कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चलती थी, कि ले देकर अधिक लंबे समय तक चला लेते नहीं बाबा। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी थी। हल्ला गुल्ला करके, आक्रमण करके हम पूरब की तरफ बढ़ते जा रहे थे, अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाते जा रहे थे। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने, जमींदार हो गए चाहे जोतदार, तो जमींदारों तथा जोतदारों ने पड़ती भूमि को धान के खेती में बदल दिया। वाह क्या बात है। अंग्रेजों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था, क्योंकि उसे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक अस्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापन हो सकती थी, कि भैया ठीक है, एक समाज अच्छा सा बस जाएगा। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे, उजाड़ पूरा एकदम खत्म मानते थे, और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहां अस्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा, उनको पालतू या सभ्य बनाना होगा। इसीलिए लोग कोशिश किया। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। ये ब्रिटिश वालों का यही सोच था भैया, कि तभी हमको पैसा वैसा मिल सकता है। जैसे जैसे अस्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुलित होता गया। इससे पहाड़ी लोग तथा अस्थायी खेतिहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया था। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमले बोलने लगे थे। जितना भी बसा हुआ गांव था उस पर हमला बोलते थे। कौन? पहाड़ी लोग। क्योंकि ये बात यहाँ पर सामने आएगी तो होगा ना भैया, कि जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुलित होते जा रहा था। इससे पहाड़ी लोगों की समस्या हो गई, उनकी खेतिहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया था, तो वो हमला करने लगे। आजा भैया, अब तो हमला करेंगे। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से वो लोग बसे हुए गांव पर हमला करने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाते थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भ्रामक, यहाँ पर समझना, काबू की भरसक कोशिश की। यहाँ पर समझना क्या बात बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक अधिकारी जितने भी थे उत्तेजित होकर, गुस्से में आकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिशें की, बहुत ज्यादा कोशिशें की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान बात नहीं था, क्योंकि जंगल उनका घर था और किसी के घर में घुसकर अब मार दोगे भैया, इतनी औकात आपकी, पहाड़े उठाकर कूच देगा सब आपको।
और वही होता था, जाएंगे पहाड़े उठा कर फेंक देगा, सब जाओ वो मर जाओ, लाठी फेंक देगा, दलदल में घुसा देगा आपको। किसी तरह तो उनको मारना है, मार कर लाश दफना देंगे, नहीं तो खा जाएंगे, नहीं जानवर खा जाएगा। कुछ तो करेंगे, जो कर सकते थे, जो करना है जो कर सकते थे। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूरता नीति अपना ली थी। निर्मूल मतलब एक जगह कर दे, नहीं तो मार दें इसको। तो ये एक क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे थे। इन सभी पहाड़ी लोगों को मारा जाता था, बहुत ज्यादा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाने लगा था कि भाई आपको साल में इतना रुपया दिया जाएगा, और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी कि भैया अपने आदमियों का चाल चलन ठीक करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। उनसे यह भी आशा की जाती थी कि वे अपने बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। इस बारे में बात होती रहती थी उनसे, लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। जिन लोगों ने इसको स्वीकार किया, अधिकांश लोग अपने समुदाय से सत्ता खो बैठे, उनको भगा दिया गया। उन्हीं के समुदाय के लोग उनको उठाकर फेंक दिए कि भाग, ये हमारा राजा नहीं बनेगा। औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया माना जाता था कि भैया एक कर्मचारी है, चाहे वेतन लेकर काम करने वाले मुखिया हैं, मतलब वेतन भोगी उनको समझा जाता था। कौन समझते थे? गांव के भी लोग और वो लोग भी। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे, तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बल से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए थे। अब पहाड़ी के भीतरी भाग में चले गए, अंग्रेजों की इतनी हिम्मत की खोज लें। इसलिए जब 1810 से 11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। आप समझो कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी तो संदेह से तो देखबे करेंगे। अब पता चला कि ये लोग संदेह से क्यों देखते थे, सब क्यों करते थे। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव, शांति स्थापना के जितने भी अभियान हुए थे उसके अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बैठ गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। घुस क्यों रहा है हमारे इलाके में मत घुसो। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीन कर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के संसाधन को नष्ट करने पर उतारू है। इसीलिए हमें इन अंग्रेजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे जंगल, हमारे धन, हमारी जमीन, हमारी पानी, हमारी नदी, हमारी पहाड़ को ये लोग छीन लेंगे, ये हमें मंजूर नहीं होगा। इसीलिए वो लोग ऐसे घृणा के नजर से, दुश्मनी के नजर से हमेशा देखते थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए हमारे इलाके में। वस्तुतः यहाँ पर बात कर लेंगे तो इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी थी। कौन सा? वह था संस्थाल लोगों का आगमन। अब संस्थाल लोग आने लगे थे, ये भैया दिक्कत वाली बात थी। संस्थाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसते चले आ रहे थे। क्योंकि जब संस्थाल आ गए तो भैया दिक्कत था। जंगलें काट देंगे तो जंगल जब काट देंगे तो उनको हराया जा सकता है, लेकिन जंगल नहीं काटे तो आप क्या बलात्कार कर देंगे जंगल में ही। इसलिए ये लोग जंगल काटे, जमीन को उपजाऊ बनाते गए, खेती बनाते गए, अपना रहते गए। अब इन लोगों को सहूलियत हो गई थी कि अब छोटे से इलाके में ये लोग कैद हो गए, अब तो बेटा जाएंगे कहाँ ही।
तब उन लोगों को मारा जाना समझाना आसान हो चुका था। तो ये लोग घुसते चले गए। चूंकि संस्थाल बासिंदों ने, जितने भी संस्थाल बासिंदे थे, उन लोगों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। वो राजमहल की जितनी बड़ी पहाड़ियां थी उसके और पीछे ये लोग बीच में चले गए। अब जितने भी पहाड़ी लोग थे अपनी झूम खेती के लिए, जब झूम खेती करते थे तो उसके लिए कुदाल का इस्तेमाल करते थे। इसलिए यदि कुदाल को पहाड़ियां जीवन के प्रतीक माना जाए तो कि भैया ये पहाड़ियां जीवन के प्रतीक है, तो हल को नए बासिंदों, संस्थानों की शक्ति का प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि मानना होगा। कुदाल था पहाड़ियों के लिए तो हल था संस्थानों के लिए। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चलती रही। तो समझना कि हल और कुदाल ऐसा ही नहीं था। हल का मतलब संस्थान, कुदाल का मतलब पहाड़ियां लोग। इन दोनों के बीच की लड़ाई भी हमेशा चलती रही, लंबी चली। अब देखो अगले भाग में हम पढ़ेंगे संस्थान अगुआ बासिंदे। संस्थान में ही अगुआ बासिंदे कौन कौन थे। अगुआ का मतलब क्या होता है कि हमारे और आपके बीच का जो बिचवनिया होता है उसी को अगुआ बोलते हैं। तो अगुआ बासिंदे कैसे हो गए, जो संस्थान और पहाड़ियों के बीच में आ गए। तो इनको गंजुड़िया पहाड़ बोला जाता था शायद, लेकिन देखो क्या मालूम चलता है, अगले भाग में समझ में आएगा। आपको जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, चाहे कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे नया बुक चाहिए, आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिए, आपको लिंक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।